चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सैयद वंश और लोदी वंश। ये दिल्ली सल्तनत का दोनों छोटा छोटा समय तक का डायनेस्टी है, जिसको हम लोग बहुत कम समय में पढ़ लेंगे। सैयद वंश, जैसा कि यहाँ पे टेन्यूर इसका लिखा हुआ है 1414 से 1451 तक, और जस्ट इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे तब वो होगा लोदी वंश का 1451 से 1526 तक। 1526 में फिर जो नई डायनेस्टी आती है वो मुगल काल बाबर के द्वारा। यहाँ जो हम लोग अभी पढ़ेंगे सैयद वंश, ये खिज्र खां के द्वारा स्थापित डायनेस्टी है। खिज्र खां कहा जाता है, इतिहास में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़े होंगे या आज जानेंगे। ये तैमूर का सेनापति था। अर्थात दिल्ली में जब ये सैयद वंश की स्थापना करता है तो उसके पहले तुगलक का डायनेस्टी रहता है। तो तैमूर दिल्ली के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में आकर के मंगोल रहता है ये, तो ये आक्रमण करता रहता है या उन क्षेत्रों में बसा हुआ रहता है। तो उसी का सेनापति खिज्र खां रहता है, जो कि तैमूर का एक हमदर्द भी रहता है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसका काफी आज्ञाकारी रहता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए पर डे की तरह एक आज फिर हम लोग मोटिवेशनल स्पीच देखते हैं। कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं ए जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले कदम से बेहतर हो। ये बहुत ही अच्छा चीज लिखा गया है कि हमारा जो कल का कदम होगा वो पिछले कदम से अच्छा हो, और इससे ज्यादा क्या चाहिए जिंदगी में। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। सैयद वंश, दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश यदि ऐसा क्रम से पूछा जाएगा तो इसके पहले हम लोग 3 वंश पढ़ चुके हैं। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, और जो चौथा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये है सैयद वंश। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, सैयद हलाते थोड़ा सा सैयद इस तरह से लिखाता है, सैयद वंश। तो हम लोग आज सैयद वंश पहले पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम लोग लोदी वंश पढ़ेंगे। सैयद वंश में मुख्य रूप से 3 शासक हैं। सबसे पहला शासक इस वंश का खिज्र खां, जो कि इस वंश का संस्थापक है। इस वंश का संस्थापक खिज्र खां, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। खिज्र खां, चलिए आगे देखते हैं। देखिए लिखा गया है, इस वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में खिज्र खां के द्वारा किया जाता है। लिखा भी गया है, सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने किया था। इसने सुल्तान की उपाधि ना लेकर, देखिए सुल्तान की उपाधि नहीं लेता है, रैयत ए आला का उपाधि लिया है। रैयत ए आला, VVI है, रैयत ए आला, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे, आर रिवीजन करना है। कहते हैं खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग खिज्र खां को पश्चिमोत्तर भारत में, जो कि आज आप कह सकते हैं भौगोलिक क्षेत्र के रूप में पाकिस्तान का क्षेत्र में, मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर और पंजाब का शासक नियुक्त कर दिया। जब तैमूर लौट रहा था 1398 ईस्वी के बाद, तब इन क्षेत्रों में, अर्थात आप कह सकते हैं यहां पे कि ये जो आज वर्तमान भारत है, वर्तमान भारत का जो पोजीशन है हम लोग जो देखते हैं, ये
तो इन क्षेत्रों में दिल्ली तो यहां है, दिल्ली ये है, तो इसके इन क्षेत्रों में यही है, पंजाब है, फिर इसी में पंजाब के बाद मुल्तान हो गया, यहां पे मुल्तान है ना। इन क्षेत्रों में, ये संपूर्ण क्षेत्रों में खिज्र खां को शासन करने के लिए तैमूर छोड़कर चला गया। वही चीज यहां लिखा गया है, मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर और पंजाब का शासक नियुक्त कर दिया। और दिल्ली, हम जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जब इन क्षेत्रों में ये आ गया तो बाकी दिल्ली का क्षेत्र पे चढ़ाई करना था। और जो तुगलक वंश है उसका शासक काफी कमजोर हो गया था, जैसा कि आप पढ़े हैं, दिल्ली से पालम तक। तो इसीलिए इन क्षेत्रों में जब ये बसाव हुआ तो ये धीरे धीरे इन क्षेत्रों में अटैक शुरू कर दिया और 1414 तक इन क्षेत्रों में ये 1414 तक आकर इन क्षेत्रों में ये डायनेस्टी स्थापित कर लेता है खिज्र खां। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहता है खिज्र खां नियमित रूप से, देखिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है, चूंकि जैसा कि मैंने बोला कि ये तैमूर का काफी हमदर्द था, सेनानायक था। नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को भेंट और राजस्व है ना हमेशा चढ़ाता रहता था। ठीक है, इसने कई वर्षों तक शाहरुख के नाम का खुतबा भी पढ़ा था, यानी शाहरुख ही इसके लिए भगवान है। शाहरुख को ये चढ़ावा देता रहा, मानता रहा। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421, 7 साल तक शासन करने के बाद दिल्ली में ही हो जाता है। और जब इसका मृत्यु हुआ तो इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र मुबारक शाह अगला बादशाह या अगला सुल्तान बनता है सैयद वंश का, जो कि 1421 से 1434 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन करता है। खिज्र खां का यह पुत्र शाह की उपाधि धारण किया था। इसने अपने नाम के सिक्के भी बनवाए थे या चलवाए थे। समझ रहे हैं अच्छी तरह से? वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए देखते हैं आगे। तो मुबारक शाह 1434 तक दिल्ली पर अपना शासन करता है। इसने यमुना नदी के किनारे एक शहर मुबारकाबाद को भी बसाया था। यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद इंपॉर्टेंट है। मुबारकाबाद किसने बसाया? मुबारक शाह बसाया है। इसके समय प्रसिद्ध विद्वान याहिया सरहिंदी थे, जिन्हें मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। याहिया सरहिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि याहिया सरहिंदी तारीख मुबारक शाही भी रचना किए हैं। तारीख मुबारक शाही के नाम से इतिहास लिखा गया है सैयद वंश का। सैयद वंश का इतिहास किसने लिखा है? तो याहिया सरहिंदी। किस नाम से? तारीख मुबारक शाही। मुबारक शाह सैयद शासकों में सबसे योग्य शासक था। सबसे योग्य शासक मुबारक शाह को ही सैयद वंश में माना गया है, जो कि लगभग 13 वर्षों तक, 12 से 13 वर्षों तक शासन किया। और लास्ट में अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 तक शासन करता है, अलाउद्दीन आलम शाह। और इसके बाद ये डायनेस्टी समाप्त हो जाता है। कहते हैं यह सैयद वंश का एक अंतिम शासक है और इसका वास्तविक नाम जो है वो है अलाउद्दीन हसन शाह। 1447 ईस्वी में आलम शाह का अपने वजीर हुसाम खां से मतभेद हो जाता है। देखिए कैसा बादशाह है जो वजीर से मतभेद हुआ और बादशाह ही छोड़ के चला जाता है सल्तनत को, वजीर को ही दे देता है अपना सल्तनत। और फिर ये वजीर शासन को चलाता है और 1451 में ये डायनेस्टी खत्म हो जाता है सैयद वंश का। कहता है कि मतभेद होने से वह दिल्ली को छोड़ देता है अलाउद्दीन आलम शाह और चला जाता है बदायूं। जैसा कि पहले बताया है आपको, बदायूं उत्तर प्रदेश में है, चला गया।
और वजीर के हाथों में सत्ता सौंप दिया। सैयद वंश का शासन भी लगभग 37 वर्षों तक चला और 1414 ईस्वी में ये शासन, ये डायनेस्टी पूरी तरह से खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे लोदी वंश। इसके बाद आएगा लोदी वंश। लोदी वंश, लोदी वंश में भी 3 महत्वपूर्ण शासक हैं जिसको हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। लोदी वंश जो है, देखिए जैसा कि यहां लिखा गया है, लोदी वंश, इसका समय है 1451 से 1526। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, ये 3 इस डायनेस्टी के महत्वपूर्ण शासक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लोदी वंश है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। सैयद से हालांकि बहुत कम क्वेश्चन आता है, नहीं आता है, लेकिन लोदी वंश से क्वेश्चन आता है। सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, ये सबसे बहुत क्वेश्चन आता है, इसलिए अच्छा से इसको समझेंगे और पढ़ेंगे। और जब ये चैप्टर फिनिश होगा तो फिर हम लोग क्वेश्चन का सेशन करेंगे। एक वीडियो क्वेश्चन पे बनेगा, तुगलक का और सैयद लोदी का 2 क्वेश्चन का वीडियो जाएगा आपको। जैसा कि पहले गुलाम वंश का वीडियो चला गया है क्वेश्चन सेशन का, और एक खिलजी का चला गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक वीडियो जाएगा सल्तनत काल का शासन व्यवस्था पे। ठीक है, आगे देखिए। तो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं लोदी वंश। लगभग कितना साल तक? 75 साल तक ये शासन चला, 75 ईयर्स तक। दिल्ली सल्तनत में ये अंतिम डायनेस्टी है जो 75 साल तक चलता है। चलिए देखते हैं आगे। लोदी वंश का कुछ हम लोग यहाँ फिगर भी इकट्ठा किए हैं जो कि आप देख सकते हैं। 1451 से 1526 लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा होता है, और कहता है कि ये जो भारत में पहला अफगानी शासक होगा। और इसके बाद दूसरे पर आएगा शेरशाह, जो कि अकबर के पहले और हुमायूं के बाद, अर्थात आप कह सकते हैं कि हुमायूं के बाद जस्ट और बीच में ही आ जाता है ये। ठीक है, शेरशाह के द्वारा। तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में किया था। भारत में प्रथम अफगानी राज की स्थापना लोदियों के द्वारा ही हुआ है। बहुत भी आई है ये। बहलोल लोदी का जो टेन्यूर है 1451 से 1489 ईस्वी तक है। देखिए कितना लंबा है ये। लगभग ये 38 साल तक शासन करता है बहलोल लोदी। यह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक था। प्रथम अफगान बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा शेरशाह। यह बहलोल गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने बहलोल सिक्के भी चलवाए। बहलोल सिक्का, यानी इसके पहले सैयद में भी सिक्का चला और इसमें भी सिक्का चला था। बहलोल सिक्के चले। कुछ इंपॉर्टेंट काम क्या किया है वो भी लिखा हुआ है यहाँ देखिए। कहता है बहलोल लोदी की सबसे महत्वपूर्ण काम या सफलता, जौनपुर राज्य को दिल्ली में मिला लिया गया। जौनपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसको दिल्ली में मिला लिया। जैसा कि मैंने यहाँ फिगर भी लगाया है, लोदी वंश बहुत बड़े क्षेत्रों पर शासन नहीं किया है। आएगा फिगर, अभी जस्ट दिखाया जाएगा। इसने बहलोली या जो सिक्के चलाए थे वो अकबर के समय तक, अकबर भी जब सिक्का चलाए तो उसके पहले तक ये सिक्का चलता रहा भारत में, यानी लंबा समय तक ही चलता रहा सिक्का। कहते यह सरकारों या अमीरों को मनसद ए अली पुकारता था। मसनद ए अली, जो अमीर होते थे, जो सरकार होते थे, उसको मसनद ए अली के नाम से ये पुकारते थे। आगे है, इनका अंतिम आक्रमण ग्वालियर पर हुआ और यहां से वापस लौटते समय जलाली के निकट, उत्तर प्रदेश जलाली के निकट 1489 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद जो अगला डायनेस्टी का सिकंदर होगा या सुल्तान होगा वो है सिकंदर लोदी। यहाँ पे हमने फिगर थोड़ा सा लगाया है, देखिए ये फिगर को आप देख रहे होंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये जो फिगर है ममलुक डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश का, ये गुलाम का
गुलाम के समय में, गुलाम वंश के समय में ये देखिए यहाँ पे ये गुलाम वंश का समय है, और गुलाम के बाद ये जो है खिलजी के समय का है। देखिए थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया खिलजी के समय में आके, और ये जो है तुगलक के समय का है। देखिए बहुत ज्यादा दक्षिण भारत तक ये फैल गया, और ये जो है लोदी का है, और इसके पहले सैयद का रहता है। तो इन क्षेत्रों में भी सैयद रहता है, क्योंकि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में सैयद का रहेगा। जब लोदी आया तो ये और भी छोटा हो गया। लोदी के समय तो हम लोग और भी देख रहे हैं कि सल्तनत जो है सिमट गया लोदी के समय में। यही लोदी का है, लोदी, लोदी। इसको मिटा के फिर से लिखते हैं लोदी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लोदी के आते आते ये सिमट जाता है, और उसके बाद फिर जब लोदी खत्म होगा, जब अकबर का जब ये बाबर का काल आएगा, अर्थात मुगल का काल आएगा, तो फिर एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये सल्तनत डायनेस्टी का ये या सल्तनत काल का ये फिगर आप देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। सिकंदर लोदी हम लोग पढ़ेंगे 1489 से 1517 ईस्वी तक। 1517 ईस्वी तक कहता है अपने पिता की मृत्यु के बाद निजाम खां सुल्तान जो है सिकंदर शाह के नाम से, निजाम खां इसका पहले का नाम है निजाम खां, और ये निजाम खां बनता है सिकंदर शाह के नाम से 1489 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की है, जहां की बाद में यह अपनी राजधानी को ले चला गया, और फिर मुगलों में अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी या आगरा कह सकते हैं, सब एक ही जगह है ना, वहां से संचालित होता है। तो इसने आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी। बहुत एग्जाम में पूछता रहता है, बहुत भी आई है ये। इसने अपनी राजधानी को भी बाद में बनाया था, आगरा को। कहते हैं इसने भूमि माप हेतु प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी को चलाया था, गज से भूमि मापने के लिए। गजे सिकंदरी किसने चलवाया? तो सिकंदर लोदी ने चलवाया था भूमि मापने के लिए। आगे देखते हैं, कहते हैं इसने गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखवाता था। बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है गुलरुखी, सिकंदर लोदी। इसी के समय में गायन विद्या का श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके काल में हुई? तो ये सिकंदर लोदी के काल में। गुलरुखी किसके काल में? सिकंदर लोदी के काल में। गज सिकंदरी किसके काल में? सिकंदर लोदी के काल में। आगरा की स्थापना किसने किया? सिकंदर लोदी किया। पहली बार आगरा को राजधानी किसने बनाया? सिकंदर लोदी ने बनाया। फिर और पढ़ेंगे हम लोग एक ऐसा, इसका एक घृणित कार्य भी है जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। ज्वालामुखी मंदिर से मूर्ति को तोड़कर उस मूर्ति के टुकड़े से मांस तौलने के लिए भी ये जाना जाता है, जो कि घृणित कार्य है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर कहते हैं इसने आयुर्वेदिक ग्रंथ को फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद करवाया था। आयुर्वेदिक ग्रंथ को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसने ज्वालामुखी की मूर्ति देखिए है लिखा हुआ, तोड़कर जो उसके टुकड़े हैं उससे मांस तौलने के लिए, मांस तौलने के लिए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मांस तौलने के लिए कसाईयों को बतलवा दिया। यानी कसाई को आदेश दिया कि इसी से मांस को तौलना है, जो कि इस बादशाह का एक घृणित कार्य है। इसने मुस्लिम स्त्रियों को पीरों और मजारों पर जाना मना कर दिया। इसने मुहर्रम में तजिया निकालने को भी मना कर दिया। ये सब इसके कुछ ऐसे कार्य हैं जो इस बादशाह के लिए कलंकित कार्य है। तजिया को निकालने से प्रतिबंध कर दिया। इसकी मृत्यु 1517 ईस्वी में हो जाती है। और फिर अगला जो
डायनेस्टी का सुल्तान होता है इब्राहिम लोदी, 1517 से 1526। 1526 में बाबर का आगमन हो जाएगा। इसी के साथ युद्ध होता है, पानीपत की पहली लड़ाई। चलिए, यह अपने पिता सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात 1517 ईस्वी में शासक बनता है। और जब ये शासक बनता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसके घर वालों को ही अच्छा नहीं लगने लगा, इसलिए इसके चाचा षड्यंत्र रचते हैं और बाबर को निमंत्रित करते हैं। कहता है कि अपने पिता सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात 1517 ईस्वी में शासक बना, यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इस वंश का अंतिम शासक यही था, इब्राहिम लोदी। यह इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा की गद्दी पर बैठा। आगरा की गद्दी पे, आगरा दिल्ली नहीं बल्कि आगरा, चूंकि सिकंदर लोदी आगरा शहर को बसाकर राजधानी बना लिया था, आगरा की गद्दी पर बैठा और अब ये षड्यंत्र का शिकार हो जाता है। इब्राहिम लोदी कहते हैं प्रमुख अफगान सरदार दौलत खां लोदी, जो कि पंजाब का सूबेदार था, और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां, यानी दौलत खां और आलम खां ने इब्राहिम की सत्ता को खत्म करने के उद्देश्य से एक षड्यंत्र के तहत काबुल के शासक बाबर को भारत आने का निमंत्रण देता है कि आकर आक्रमण कीजिए और इब्राहिम लोदी को परास्त कीजिए, है ना। यानी घर के मतभेद के वजह से देखिए ये शिकार हो जाता है और फिर आमंत्रित करता है और बाबर पहुंचता भी है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल, ये डेट भी याद रखिएगा, पानीपत की पहली लड़ाई है। 21 अप्रैल 1526 को, जो हरियाणा में पानीपत है, आप दिल्ली से जानते हैं लगभग 60-70 किलोमीटर दूर है, पानीपत में प्रथम लड़ाई होती है जिसमें बाबर की जीत हो जाती है। अफगान बाबर की जीत पानीपत प्रथम में होने के साथ ही अब भारत में मुगल काल आ जाता है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा जो लिखा गया है और ये फिनिश होगा। बाबर की जीत हुई। इस युद्ध के अंत में इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल के पास में ही, युद्ध स्थल में ही मारा जाता है और इस निर्णायक युद्ध के साथ ही लोदी वंश एवं दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। यानी लोदी जो है, जो लोदी डायनेस्टी है, वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम डायनेस्टी है और ये खत्म हो जाता है तथा भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो जाती है। किसके साथ? बाबर के साथ ही। बाबर के आगमन के साथ ही भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो जाती है। बाबर कहां से आया था? तो भारत का पश्चिमी क्षेत्र जो आज पाकिस्तान है, उसके आगे का क्षेत्र काबुल, कंधार, अफगानिस्तान का क्षेत्र, वहीं से बाबर भारत में आता है। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग ये दोनों डायनेस्टी पढ़ लिए। जैसा कि आप जानते हैं, पटना या बिहार का माइलस्टोन संस्थान चंपारण IAS, ये यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, लॉ, एसआई वगैरह के लिए एक प्रतिष्ठित संस्थान है। यहाँ पे बहुत सारे सिलेक्शंस हुए हैं। जिनके घर में भी इन सब की तैयारी करने वाले कोई हैं तो आप इस संस्थान में आ सकते हैं। पीटी मेंस इंटरव्यू की पूर्ण तैयारी होती है और हमारे यहाँ ये 3 रिसर्च सब्जेक्ट है, सर्वाधिक अंकदायी रिसर्च सब्जेक्ट, जो कि ऑप्शनल के लिए है। कॉल करने के लिए 2 नंबर दिया हुआ है। पढ़िए और आगे लाइफ में बढ़िए। आपका अगला कदम पिछले कदम से स्ट्रांग होना चाहिए, जैसा कि आज मैंने मोटिवेशनल में दिया था, लिखा है। चलिए, इसी के साथ ये वीडियो फिनिश।